हेडफोन लगाओ बेटा, हेडफोन लगा के आप सुनो, हेडफोन लगाओ। जिस बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही बेटा एक बार मैसेज करो मेरे को। ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन। कौन सुन नहीं पा रहा बेटा एक बार मैसेज करो। ईयरफोन लगा के सुनो तो अच्छी आवाज़ आएगी। तो बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कराया था, फार्मूला भी लिखवाया था। जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 1/T A0 - A। इसका हाफ लाइफ टाइम भी हमने डिस्कस किया था। ये फार्मूला था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी कराई थी, हाफ लाइफ टाइम कराई थी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन प्रूव करी थी हमने, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये कराया था कल लास्ट टाइम। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से समझना बेटा, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब देखो, जैसे कि लास्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में मैंने आपको समझाया था कि ये ए कोई रिएक्टेंट है भाई, बी भी हो सकता है, मैं इसकी जगह आर भी लिख सकता हूँ रिएक्टेंट, सी भी लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ए से क्या बना, प्रोडक्ट बन गया। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, मतलब ये इसमें बदलना ही नहीं शुरू हुआ, टाइम जीरो है, टाइम जीरो है, तो इस ए की कंसंट्रेशन को ना मैं A0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। मतलब जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी बढ़ना शुरू नहीं हुआ, हम ये नहीं कहेंगे। फिर मैं कहूँगा कि आफ्टर, जब टाइम t = T हो गया, मतलब कुछ टाइम चल गया, मान लिया 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद रिएक्शन शुरू हो रही है, तो जो ये ए की कंसंट्रेशन है ना, मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करूँगा। ये क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। क्योंकि आगे जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा ना तो ये लिमिट पुट करूँगा भाई, जीरो टाइम पे रिएक्टेंट की, जीरो टाइम जब है मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A0 है। और जब टाइम टी बीत गया, रिएक्शन शुरू हुई, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए से रिप्रेजेंट में करना। बस ये समझ लो एक बार। अब देखो, रेट लॉ को हम कैसे लिखते हैं बेटा, रेट लॉ को लिखा जाता है, रेट लॉ बार बार समझाया गया है, रेट = K। यहाँ लाइन लगा देता हूँ, रेट लॉ रेट लॉ कैसे लिखेंगे बेटा, रेट लॉ हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन = रेट कांस्टेंट। ए की पावर में मैं वैल्यू लिखूंगा 1 क्यों लिखे बेटा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये रेट लॉ लिखने का तरीका है, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या बेटा, कंसंट्रेशन बाय टाइम। और के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ए क्या है, रिएक्टेंट है, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। ये ऑर्डर हो जाता है रिएक्शन का। अब देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट कौन है, ए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -dA/dt। माइनस साइन क्यों लगाया, रिएक्टेंट है, डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन बाय टाइम, ब्रैकेट क्यों लगाई, मोलर कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन बाय टाइम क्या होता है, रेट होता है। तो रेट की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, = K। और ए है भाई, पावर 1 है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। देखो भाई, ये रेट हो गया, ये रेट कांस्टेंट है, और ये रिएक्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया 1। तो ये जैसे मैं इसको रीअरेंज करके नहीं लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं रीअरेंज कर दूँ, रीअरेंज करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, dA/A = ये कंसंट्रेशन है, और मैं इस ए को इधर ले आया तो इधर माइनस साइन भी मैंने चेंज कर दिया, -KdT। तो रीअरेंज करके बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म में आपके पास इक्वेशन, हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है, यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन हमने कर दिया दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करना भाई। अब इंटीग्रेशन क्यों करते हैं बेटा, ताकि डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म किया जा सके। तो ये है dA/A, और इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन है माइनस,
के कांस्टेंट है बेटा, इसको कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से लिया बाहर, ये हो गया dt। अब बेटा मैं इसमें लिमिट पुट कर रहा हूँ। लिमिट कैसे पुट कर रहा हूँ? लिमिट मैंने आपको बताया है, देखो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यानी कि जब 0 टाइम है तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है भाई? A0 है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। टाइम और कंसंट्रेशन का इंटीग्रेशन कर रहा है, तो 0 टाइम पे A0 कंसंट्रेशन है और t टाइम पे ये अपर लिमिट होगी। t टाइम पे कंसंट्रेशन इसकी कितनी है बेटा? A है। ये मैंने देखो शुरू में बताया था, t टाइम पे कंसंट्रेशन, 0 टाइम पे A0 कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट पेज हो गया आपका, ये है बेटा आपका सेकंड पेज। एक बार दोबारा देख लो, अगर किसी को क्लियर ना दिखा हो तो आप इसको दोबारा देख सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि ये रेट हो गया कंसंट्रेशन बाय टाइम, रेट कांस्टेंट ए कंसंट्रेशन, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, माइनस साइन भी चेंज कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ये जो इक्वेशन पड़ी ना, इसको मैंने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, और इंटीग्रेशन करा तो डी ए बाई ए का कंसंट्रेशन का, ताकि ये कैंसिल हो जाए। और मैंने लिमिट पुट कर दी बेटा इसमें। लिमिट कैसे? 0 टाइम पे A0 कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, t टाइम पे A, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। आगे बढ़ाए, यहाँ तक क्लियर है? दो अब देखो मैं कह रहा हूँ कि इस जो पीछे पॉइंट लिखा था ना, उसको मैं एक बार फिर से दोबारा लिख रहा हूँ। dA बाई ए, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, A0 इसकी सरू की कंसंट्रेशन है और A कुछ समय के बाद है, इज इक्वल टू माइनस के dt। ये 0 टाइम है और ये t टाइम है। अब हम करते क्या है? इंटीग्रेशन में लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब एक फार्मूला समझो, dx बाई एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? लॉगरिथम टू द बेस e नहीं होता है। ये फार्मूला आप मैथ्स में पढ़ के आए होगे। dx बाई एक्स अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? नेचुरल लॉगरिथम टू द बेस e। देखो लॉगरिथम दो तरह का होता है, एक तो log टू द बेस e, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log टू द बेस e, और एक लिखते हैं log टू द बेस 10। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, log टू द बेस e। इसको ln e भी लिख सकते हैं और इसको लॉगरिथम e भी लिख सकते हैं। तो अब dA बाई a है, तो dx को मैं यहाँ पे लिखा हूँ dA, ये x की जगह लिखा है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा भाई लॉगरिथम ऑफ, लॉगरिथम आ जाएगा, और अपर लिमिट ये है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करेंगे। देखो dA बाई ए, इसकी जगह तो आ गया लॉगरिथम ऑफ e, तो मैं ऐसे लिखूंगा लॉगरिथम ऑफ e। ln लिख सकते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। और इसमें हम करते कैसे हैं? अपर लिमिट ये है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करते हैं, तो ln किसका हो गया? ln a माइनस ln A0 हो जाता है, डैट इज इक्वल टू माइनस साइन है k। अपर लिमिट t है तो t, लोअर लिमिट क्या है? 0 है। ये हो गया भाई। तो इसको मैं लिख देता हूँ ln a, log टू द बेस e है, माइनस log टू द बेस e है, A0 है रिएक्टेंट की सरू कंसंट्रेशन, डैट इज इक्वल टू माइनस KT। यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो अब इसको हम रीअरेंज नहीं कर सकते, ये जैसे ये माइनस का है ये वैल्यू, तो मैं क्या करूँ? इसको रीअरेंज कर दूँ। ln a इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln A0। इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, लिख सकते हैं रीअरेंज करके। मैंने क्या करा, ये जो माइनस की वैल्यू थे मैं इक्वल टू से इधर ले गया, इक्वल टू से उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। और आगे मैं इसमें करवाऊँ भी ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बेटा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आगे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो अब देखो, अगर रेट कांस्टेंट निकालना हो k, तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ यहाँ से, KT को लिख सकता हूँ। KT किसके इक्वल? KT को लिखूँगा, ये ln प्लस की वैल्यू है, तो मैं लिखूँगा, मैं इसको इधर ले गया और ln a को इधर ले आया, तो मैं लिखूँगा KT इज इक्वल टू ln A0 माइनस ln a। देखो ये तो प्लस की वैल्यू थी, ये आपके पास प्लस की वैल्यू थी, ये KT को मैं इधर ले गया, इसको इधर ले आया, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, और कुछ भी नहीं किया इसमें। तो निकालना क्या है यहाँ से? मेरे को रेट कांस्टेंट निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है फर्स्ट ऑर्डर की। तो मैं लिखूँगा k इज इक्वल टू, ये t इसके साथ मल्टीप्लाई है, k इसके साथ इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, ln A0
बाई ए। देखो बेटा एल एन ए नोट माइनस एल एन ए को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, एल एन ए नोट बाई एल एन ए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल एन ए नोट माइनस एल एन ए, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाती है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब जो एल एन log टू दी बेस ई है, log टू दी बेस ई को अगर हम log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, log टू दी बेस ई, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log टू दी बेस ई को 2.303 log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, log टू दी बेस ई को log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हम इसको ऐसे करेंगे, यानी कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ ए नोट बाय ए। ये हमारे पास फार्मूला बच जाता है या आ जाता है किसका, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसका बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। स्टेप ध्यान में आपको रखने हैं। अब देखो के इसमें क्या है, यहाँ पे के इज रेट कांस्टेंट, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो बनानी थी, और इसमें टी क्या है, टाइम है, और ए नोट इसमें क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसमें ए क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, यानी कुछ समय बीत गया। ये तो शुरू का है, जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो कंसंट्रेशन ए नोट है, 2 मोल है, 3 मोल है, जितने भी हैं, और ये कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, वो टाइम यहाँ पुट करके मैं रेट कांस्टेंट निकाल लूँगा। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे हम इसको कर सकते हैं, बड़ा इजी है बेटा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बड़ा आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा आसान है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये आ गया पेज नंबर आपका 3। देखो मैंने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फार्मूला लिखा है, k इज इक्वल टू 2.303। अब तक तो याद भी हो जाते होंगे आपको फार्मूले साथ के साथ, लॉगरिथम ऑफ ए नोट बाई ए। ये आपके पास फार्मूला बन जाता है। अब देखो भाई, ए नोट जो है ना, ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, किसकी, रिएक्टेंट की। इसको कई बार ना ऐसे ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिएक्टेंट की ए मोल पर लीटर हमने स्टार्टिंग में ली, और ए की जगह हम लिख सकते हैं आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट की, तो इसकी जगह ना ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी कि ये स्टार्टिंग के आपके पास कंसंट्रेशन थी, इसमें एक्स मोल रिएक्ट कर गए, तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूँ, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम लॉगरिथम ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स। इसकी फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाती हैं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़ाएं इसको। तो अब हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखो भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक तो मैंने लिखा था लॉगरिथम ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नोट। क्या बेटा, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बिल्कुल, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर ग्राफ प्लॉट हम करें, इसमें प्रूव कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसे आएगा, उसको देख के भी आप बता सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। यानी कि हम ग्राफ प्लॉट करें, वाई एक्सिस पे कौन है, एल एन ए है, ये वाई एक्सिस पे हो गया। एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, एक्स एक्सिस पे ये है टाइम, और एम क्या होता है बेटा, एम है स्लोप। स्लोप कैसा दिखा रखा है, नेगेटिव स्लोप है, तो स्लोप की क्या वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है माइनस के। और देखो इंटरसेप्ट क्या है, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है कितनी, एल एन ए नोट। तो जो ये इक्वेशन है
ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ग्राफिकली हम इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, आप देखोगे एक बार। दूसरा हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको यही पूछ लिया जाता है कि ग्राफ से भाई ये बताओ ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। देखो मैंने लिखा था यहाँ पे k इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम लॉगरिथम ऑफ a नॉट बाई ए, ये लिखा था अभी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फार्मूला बताया है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, KT ओवर 2.303, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आ गया। तो इसको लॉगरिथम ऑफ a नॉट माइनस लॉगरिथम ऑफ a, ये बाय में है तो ये इन्वर्स में चला गया, ऊपर लेके गए तो साइन बदल गया इसमें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉगरिथम ऑफ a नॉट माइनस लॉगरिथम ऑफ a, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। जो ये लिखी है ऊपर वैल्यू ये वाली, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। ये माइनस का है लॉगरिथम ऑफ a, तो इक्वल टू के इधर ले गया, इसको हम इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो गया, k इंटू टी बाय 2.303। ये वैल्यू क्या है, प्लस की है, प्लस लॉगरिथम ऑफ a नॉट। अब बेटा आप ग्राफ प्लॉट करो। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई क्या है यहाँ पे है लॉगरिथम ऑफ a। अच्छा जी, इसमें स्लोप की क्या वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू रहेगी ये माइनस के बाई 2.303। और इसमें x एक्सिस पे क्या दिखाना है आपको, टाइम दिखाना है, x एक्सिस पे टाइम दिखाना है। स्लोप की ये वैल्यू होगी और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाती है किस पे, y एक्सिस पे। यानी कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ग्राफिकली भी आप इसको समझा सकते हो। y एक्सिस पे क्या हम लेंगे, लॉगरिथम ऑफ a, जैसे वहाँ log टू द बेस e लिया था, और ये है टाइम भाई x एक्सिस पे। अब देखो इसमें स्लोप की वैल्यू कितनी है, माइनस के बाई 2.303, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप। देखो स्लोप की क्या वैल्यू आई, स्लोप की वैल्यू है, स्लोप होता है क्या बेटा, टेंजेंट थीटा, यानी कि हाइट बाय बेस, यानी कि एक्स वाई बाय एक्स हम निकालते हैं। स्लोप की क्या वैल्यू है, माइनस के बाय 2.303। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं कि भाई ये ग्राफिकली इसको देख के ही बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर की हमारे पास रिएक्शन हो जाती है। ऐसे हम इसको देख के बता सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। देखो एक ग्राफ हम और प्लॉट कर सकते हैं किस किस के बीच में। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ये लिखा है, ये देखो यहाँ पे जो लिखा है मैंने, KT और 2.303, K इंटू टी है ये, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, K इंटू टी डेट इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a नॉट बाई ए। तो अगर ग्राफ प्लॉट करें हम इसमें किस किस के बीच में, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉगरिथम ऑफ a नॉट बाई ए इज इक्वल टू K इंटू टी बाई 2.303। तो आप देखोगे कि लॉगरिथम ऑफ, अगर ग्राफ प्लॉट करें हम, लॉगरिथम ऑफ a नॉट बाई ए, और किसके बीच में, इसके बीच में और टाइम के बीच में, तो आप देखोगे कि स्लोप की क्या वैल्यू होगी, ये होगा आपके पास स्लोप। किसकी वैल्यू, स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इक्वल है k बाई 2.303। यानी कि ये जो वैल्यू है ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्लोप जो ग्राफ है कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है 2.303। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है, ये इतना कोई है नहीं। आप देखना चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं इसमें, ये पेज नंबर हो गया आपका 4th। आप एक बार नोट कर लो, देख लो इसको अच्छे से। ये बताया इसमें कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ओबे करती है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसमें हाफ लाइफ टाइम। जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में नहीं पढ़ा था हाफ लाइफ टाइम, सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है हाफ लाइफ टाइम। और बच्चों
हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, का कोई बता सकता है? हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जितने टाइम में रिएक्टेंट कितना रिएक्ट हो जाए, हाफ, यानी कि इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट। आधा समय, जितने समय में रिएक्टेंट हाफ रिएक्ट हो जाए, यानी कि हाफ लाइफ टाइम उसको हम बोल सकते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम अगर देखो आप, तो मैं रेट कांस्टेंट में इसकी वैल्यू पुट कर दूँ 2.303 बाय टाइम लॉगरिथम ऑफ ए नॉट बाई ए। ये तो रेट फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टाइम मेरे को निकालना, टाइम कितना हो जाए, मैं कह रहा हूँ टी जब हाफ लाइफ टाइम हो जाए तो जो ये ए है बेटा, ये कितना हो जाएगा, शुरू की अमाउंट का हाफ हो जाएगा। और यही वैल्यू तुम पुट कर दो इसमें, यानी कि जब हाफ लाइफ टाइम कब होता है, जितने टाइम में रिएक्टेंट के अमाउंट शुरू के अमाउंट के हाफ बच जाए। शुरू की अमाउंट क्या होती है, ए नोट होती है, उसका हाफ बच गया कितने टाइम में, T1/2। 1/3 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम की बात चल रही। तो मैं T1/2 पुट कर दूँ इसको, के इधर आ गया, टी को इधर लेगा मैं, 2.303 बाय के लॉगरिथम ऑफ ए नॉट बाय ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, ए नॉट बाय 2 लिखूँगा। तो यहाँ से क्या है बेटा, आप देखोगे T1/2 2.303 बाय के लॉगरिथम ऑफ 2, ये आ गया यहाँ से। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो ये log 2 की वैल्यू पुट करें अगर, T1/2 2.303 इंटू 0.3010 बाय के, तो जब तुम यहाँ से सोल्व करोगे भाई तो ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 0.693, यानी कि 0.7 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, बट एग्जैक्ट वैल्यू यही है। ये फार्मूला बन गया आपके पास। एक बार इस फार्मूले को ध्यान से देखो, क्या कहीं भी हाफ लाइफ टाइम में शुरू की अमाउंट आ रही है, नहीं आ रही। और जीरो ऑर्डर में देखना भाई, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ का क्या फार्मूला था, T1/2 इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। ये हाफ लाइफ टाइम थी जीरो ऑर्डर की। हाफ लाइफ टाइम जो थी जीरो ऑर्डर की, हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी शुरू की कंसंट्रेशन की। बट इसमें फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है ना, हाफ लाइफ टाइम शुरू की अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। यानी कि अब समझो, ये देखो T1/2 टाइम कितना, हाफ टाइम है, T1/3 कह दूँ तो 1/3 टाइम हो गया, T2/3 भी तो कह सकता हूँ, T3/4 भी तो कह सकता हूँ ना बेटा, क्योंकि तो T हाफ लाइफ टाइम है। 1/3 टाइम भी तो बोल सकते हैं, 2/3 टाइम भी तो बोल सकते हैं, 3/4 टाइम भी तो बोल सकते हैं। यानी एनी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट विच इज़ कंप्लीटेड डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमेरिकल कई बार सिद्ध उलझा के ऐसे ही पूछता है भाई, हाफ लाइफ टाइम के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि इस शुरू का टाइम इतना है, या हाफ लाइफ टाइम में रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी बच जाएगी। तो बेटा हाफ लाइफ टाइम में कहीं भी आप देखो, इसमें रिएक्टेंट की शुरू की कंसंट्रेशन दिखा रखी है, नहीं है, सिर्फ रेट कांस्टेंट है, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम में कहीं भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आई हुई फार्मूले में। तो इसका मतलब ये है कि हाफ लाइफ टाइम जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो हाफ लाइफ टाइम शुरू की अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता। यानी कि हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ली थी, हाफ लाइफ टाइम शुरू के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता। यानी कि कौन से फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, 1/3 भी नहीं करती, 2/3, मतलब इसका ये तो हाफ लाइफ टाइम निकाला है, ऐसे T1/3 निकालो, T2/3 निकालो, T3/4 निकालो, तो एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये कंक्लूजन है। तो आप नोट में लिखोगे, समझाने के लिए लिख रहा हूं कि हाफ लाइफ टाइम T1/2 और T1/3 और T2/3 कोई भी हो, या T3/4 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड
ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन कितने भी फ्रैक्शन में कंप्लीट ना हो, मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम उसका हो, भाई 1/3 है, 2/3 है, 3/4, 2/5, तो जैसे हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की शुरू के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये कंक्लूजन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे हमारा एक एक्सप्रेशन है, उसको देखें एक बार। अब मैं करवा रहा हूँ रेट कांस्टेंट ही कराऊंगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टॉपिक का नाम देखो क्या है, रेट कांस्टेंट, यानी कि के ड्राइव करना है आपको फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम concentration of reactant at two different times। ये है भाई टॉपिक का नाम, ये आपके पास टॉपिक का नाम हो जाता है। एक बार इसको समझो क्या करना है, रेट कांस्टेंट की आपको कोई इक्वेशन ड्राइव करनी है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्राइव करनी है, किसके लिए, फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टू डिफरेंट टाइम। यानी कि ये रिएक्टेंट है मान लिया ए, तो इसकी कंसंट्रेशन A1 किस पे भाई, T1 टाइम पे, और ये जैसे कोई दूसरी कंसंट्रेशन होगी T2 टाइम पे। तो मेरे को एक फार्मूला ड्राइव करना, देखो इसमें यही है, टॉपिक का नाम है हमारा, कि मेरे को क्या करना है, एक इक्वेशन ड्राइव करनी है जिसमें रेट कांस्टेंट हो और दो अलग अलग कंसंट्रेशन हो दो अलग अलग टाइम पे। अब से पहले जो रेट कांस्टेंट मैंने ड्राइव करा था K = 2.303 बाई टाइम लॉगरिथम ऑफ A0/A, ये जो फार्मूला था इसमें ये तो शुरू की कंसंट्रेशन है और किसी टी टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन बच गई और रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप। अब मैं क्या ड्राइव कर रहा हूँ कि ये A1 और A2 शुरू की कंसंट्रेशन नहीं, T1 और T2 टाइम पे इनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसका रेट कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये ड्राइव मैं कर रहा हूँ। एक बार देखोगे आप, देखेंगे बेटा, देखो भाई, रेट कांस्टेंट का फार्मूला मैंने ड्राइव किया था 1/T ln A0/A, ऐसे लिखा था। ये रेट कांस्टेंट है, ln की फॉर्म में लिखी है, log टू दी बेस 10 की फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ 2.303 लिख दूंगा और इस ln की जगह लॉगरिथम टू दी बेस 10 लिख दूंगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, K × T, KT लिख सकते हैं, इज इक्वल टू K T के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू किसके बच गया बेटा, ln A0 माइनस ln A। इसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया और कुछ भी नहीं किया है। तो इसको मैं दोबारा फिर रीअरेंज कर रहा हूँ, तो ये माइनस की जो वैल्यू है मैं लिख सकता हूँ ln A, ये माइनस का तो मैं इधर लेगा, डैट इज इक्वल टू, ये प्लस की वैल्यू है तो माइनस KT हो गया, प्लस ln A0, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। यहाँ तक तो हम सीख के ही आए हैं अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा, अब मैं कुछ इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। मैं जैसे कह रहा हूँ कि एट टाइम T, किसी टाइम T पे टाइम की वैल्यू जैसे T1 पुट कर दी, तो जो कंसंट्रेशन होगी ना, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, A की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा A1, यानी कि T1 टाइम है, कोई रिएक्शन जब चल रही है T1 टाइम है तो उस दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना A1 मैंने पुट कर दी, और जब टाइम T2 हो गया तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है मैं उसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ A2। बस दो इक्वेशन बना लो, ऐसे दो इक्वेशन बना लो और उस वहाँ से फिर आप निकाल सकते हो रेट कांस्टेंट। जैसे मैं लिखूँ इस इक्वेशन को देखना, ये इक्वेशन सॉरी ये वाली इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, इस इक्वेशन को देखो यहाँ से। तो मैं लिख नहीं सकता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में बनाऊँ ln A1 डैट इज इक्वल टू माइनस KT1 प्लस ln A0। अब देखो शुरू की कंसंट्रेशन तो वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ कि T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A1 है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी भाई, और T2 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A2 होगी माइनस KT2 प्लस कोमा नहीं ये KT है ये भाई, प्लस ln A0 ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब समझो एक बार, ये T1 है, सॉरी यहाँ पे T1 था ये आपका, दिस इज KT1,
T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A1 है, T2 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A2 है। अब आप मेरे को ये बताओ सोच के ध्यान से, A1 कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि A2? बेटा A1 ज़्यादा होगी ना, A1 ज़्यादा नहीं होगी किससे? A2 से, क्योंकि इस समय के साथ, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन होती है रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती रहेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूंगा फ्रॉम फर्स्ट से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा ln A1, इसमें से ये माइनस करना है, माइनस ln A2, इसमें से मैंने माइनस कर दिया, डेट इज इक्वल टू, अब इसमें से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के T1, माइनस साइन लगाऊंगा क्योंकि माइनस करना है, ये तो पहले ही माइनस की वैल्यू थी, देखो माइनस के T2। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस होगा, तो मैं इसका लिखूंगा ये के प्लस का होगा, तो इसे यहाँ भी के है, तो के मैंने कॉमन निकाल लिया, इधर बच गया आपका T2 प्लस का, और ये T2 है माइनस का, और इधर क्या बच गया आपका पास ln, ये A1 है भाई, ln A1 माइनस ln A2। तो यहाँ से मैं अब रेट कांस्टेंट निकाल सकता हूँ, मेरे को तो ये निकालना है रेट कांस्टेंट, टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर गया तो बेटा डिवाइड में हो गया, T2 माइनस T1, और ये बच गया आपके पास ln, इसको लिख सकता हूँ मैं A1 बाई A2। ये आपके पास फार्मूला बन जाता है बेटा, यानी कि ये k के साथ टाइम मल्टीप्लाई है, इधर गया तो डिवाइड में नहीं आ जाएगा। ये देखो इसको मैं ln A1 माइनस ln A2, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता ln A1 बाई ln A2, ये टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई था, k के साथ डिवाइड हो, ये फार्मूला बन गया। अब ये आपका log टू दी बेस e की फॉर्म में है, log टू दी बेस 10 की फॉर्म में अगर आप इसको लेके जाओगे तो कैसे लिखोगे, देखो एक बार ज़रा, बहुत आसान है, अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो। मैं कह रहा हूँ k इज इक्वल टू 1 बाई T2 माइनस T1 ln A1 बाई A2। log टू दी बेस e को log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, T2 माइनस T1 ln, सॉरी लॉगरिथम लिखूंगा अब, A1 बाई A2, ये फार्मूला बन गया। देखो ये फार्मूला कहाँ यूज़ करोगे, जब मैं दो अलग अलग टाइम बता दूँ, T1 बता दिया आपको, T2 बता दिया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो अलग अलग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता हो, किसी T1 टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, T2 टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन है, तो यहाँ ये वैल्यू पुट करके रेट कांस्टेंट निकाल दो, तो ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाती है जिसमें दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग कंसंट्रेशन है, दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग कंसंट्रेशन, और उनका रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप आ जाती है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप चलो, बहुत इजी है। अब इसके बाद एक डेरिवेशन और निकाल ले, आज की लास्ट डेरिवेशन है वो, और न्यूमेरिकल उस पर भी आते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ से भी आते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, कोई स्टेप नहीं आता हो तो एक दो बार लिख के देख लो, क्लियर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। देखो एक तो रिएक्शन हो सॉल्यूशन में, और यहाँ पे पार्टिकुलर स्पेसिफाई किसको कर रहा है, गैस को, गैसेस की फॉर्म में जब रिएक्टेंट हो ना, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है आपको। तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाओगे, उसके लिए कोई भी जनरल रिएक्शन लिख दो आप। देखो भाई, जैसे मैंने कहा कि कोई भी जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी, जैसे ए कोई रिएक्टेंट है, ए इज़ रिएक्टेंट और ये गैसेस फेज में है, और इसने बनाया एक तो बी बनाया भाई,
और एक सी बनाया, कोई भी जनरल रिएक्शन मैंने लिख दी बेटा। अब इस रिएक्शन में देखो क्या दिखा रखा है कि ए बी सी तीनों का स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक एक लिख रखा है, यहाँ 2 नहीं लिख रखा है, यहाँ 3 नहीं लिख रखा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिख रखा मैंने। ऐसा हो सकता है, ये तो मैंने सिर्फ जनरल इक्वेशन बताई है जिसमें स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सभी का कितना कितना बताया है, एक एक बताया है मैंने। अब देखो जब मैं कह रहा हूँ कि टाइम t इज इक्वल टू 0 है, मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, टाइम t इज इक्वल टू 0 है, रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो ए का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट एटमॉस्फेयर होगा भाई। अब ये तो बने ही नहीं उस दौरान, मतलब जब तक रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, ए रिएक्टेंट है, बी और सी प्रोडक्ट हैं, तो जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई टाइम, तो ए का प्रेशर कितना है, पी नॉट, और पी नॉट क्या है, इसका इनिशियल प्रेशर है भाई, इनिशियल प्रेशर। यानी कि आपने क्या करा है, एक कंटेनर में कोई ये ए रिएक्टेंट ले लिया गैस फेज में, अब जब तक ये ए प्रोडक्ट में बदलना शुरू नहीं हुआ, तो इस कंटेनर में जो इसके गैस के मॉलिक्यूल है तो प्रेशर तो यही लगाएगा ना, बी और सी तो बने ही नहीं जब तक। आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद अब ये जब इसमें बदलेगा बी और सी में, तो इसके मॉलिक्यूल तो कम ही होंगे ना, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होता है, और ये बढ़ते रहेंगे। यानी कि मैं ये कहूँगा कि जो पी नॉट इसका शुरू का प्रेशर था, इसमें से कुछ ये पी टर्म का प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि एक है मॉलिक्यूल टूट के बी और सी बनाएंगे, बिकॉज रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होगा, तो इसका प्रेशर तो कम होगा ना, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल कम होते जा रहे हैं टाइम के साथ। तो मैं लिखूंगा पी नॉट माइनस पी, कुछ समय के बाद इसका प्रेशर, ए का प्रेशर कितना होगा कुछ समय के बाद, इनिशियल प्रेशर पी नॉट था जब टाइम 0 था, जब तक तो रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी। कुछ समय के बाद जब रिएक्शन शुरू हुई, तो ए के मॉलिक्यूल बी और सी में बदले, तो ए के मॉलिक्यूल कम हुए, गैसेस कम हुई, तो इसका प्रेशर पी नॉट में से कुछ मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ देखो, अगर 2 होता ना इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मैं यहाँ -2p करता, और यहाँ इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 होता तो मैं -3p करता। तो अब जो b बना वो कितना, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो p की टर्म में इसका प्रेशर बढ़ा, और p की टर्म में इसका भी प्रेशर बढ़ा। यानी कि अब ये कहूँगा मैं कि इस कंटेनर में एक कंटेनर है, इसमें इस कंटेनर में ए भी है, इस कंटेनर में बी भी है, और इस कंटेनर में सी भी है। यानी कि ये तीनों गैसेस फॉर्म में है, और इस कंटेनर में तीनों है, तो तीनों के मॉलिक्यूल ही प्रेशर लगाएंगे। अब इस कंटेनर में 3 ए बी सी तीनों हैं अब, क्योंकि बी और सी भी बनने लग गए अब। तो मैं ये कहूँगा कि ए बी सी तीनों के मॉलिक्यूल हैं गैसेस फॉर्म में, तो तीनों के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे। तो ये मैं कहूँगा टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद टोटल प्रेशर कितना होगा, तो जोड़ नहीं दूंगा मैं, ये जोड़ दूंगा और ये दोनों जोड़ दूंगा, तो मैं लिखूंगा पी नॉट माइनस पी प्लस स्मॉल पी प्लस स्मॉल पी, ऐसे नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, दोबारा लिख देता हूँ एक बार इस पेज पे। मैंने ये कहा है कि ये ए कोई रिएक्टेंट है गैसेस फेज में, बी भी कोई गैसेस फेज में है, और सी भी गैसेस फेज में है। मैंने ये कहा कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका प्रेशर पी नॉट है, ये 0 है भाई, क्योंकि बने ही नहीं। जब कुछ समय के बाद इसका प्रेशर कम हो गया, और इसका पी की टर्म में और इसका पी की टर्म में प्रेशर हुआ, तो पी टोटल आफ्टर टाइम टी पी टोटल कितना हुआ, तो मैं जोड़ नहीं दूंगा बेटा, पी नॉट माइनस पी, ये देखिए प्लस पी, ये प्रेशर, क्योंकि अब तो सारे ही गैसेस के मॉलिक्यूल हैं ये, तो कंटेनर में तीनों ही प्रेशर लगाएंगे। तो आप देखोगे किसके इक्वल आया, पी टोटल किसके इक्वल आया, पी टोटल लिख देता हूँ, पी टोटल प्रेशर है ये आपके पास, तो ये कितना आ गया बेटा, पी नॉट प्लस पी, और ये स्मॉल पी क्या है, तो चेंज हुआ है प्रेशर में, तो पी अगर निकालूंगा ना मैं, चेंज इन द प्रेशर ऑफ ए, देखिए इसका ए का कितना प्रेशर हुआ, पी नॉट में से कुछ टर्म मैंने पी माइनस कर दी, तो ये पी मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो टोटल प्रेशर में से ना इनिशियल प्रेशर माइनस कर दो, पी नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पी नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर है, पी नॉट इज द इनिशियल प्रेशर, और ये पी टी क्या है, प्रेशर आफ्टर टाइम टी, प्रेशर आफ्टर टाइम टी। बस अब तो हमें वैल्यू ही पुट करनी है, अब और कुछ भी नहीं मेरे को पुट करना। देखो भाई, अब हमें करना क्या है, मैं कह रहा हूँ कि कुछ समय के बाद अब यहाँ आ जाओ,
कुछ समय के बाद जब टाइम टी हो गया, मतलब मान लिया रिएक्शन 5-10 मिनट चली, तो कुछ टाइम बीत गया, तो किसी टाइम पे ए का प्रेशर कितना हो गया, तो मैं लिखूंगा पी नॉट माइनस पी। तो मैं लिखूंगा आफ्टर सम टाइम टी प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल है, पी नॉट माइनस पी के इक्वल है। देखो यहाँ से देखो, किसी टी टाइम पे ए का प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट माइनस पी, तो यही लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो पी नॉट तो ये हो गया, और इस पी की क्या वैल्यू है, इस पी की वैल्यू ये है, ये वैल्यू पुट कर दो। तो पी नॉट माइनस, ये माइनस का साइन है, और इस पी की कितनी वैल्यू है, इस पी की वैल्यू ये है। तो मैं लिखूँगा पी टी माइनस पी नॉट, ये माइनस साइन है, ये मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस की वैल्यू है 2 पी नॉट, और ये आपके पास माइनस का, तो पी टी। तो आफ्टर टाइम टी प्रेशर ऑफ ए इतना आ गया आपके पास, प्रेशर ऑफ ए, यानी कि कुछ समय बीत गया ना, इस ए का प्रेशर आपके पास कितना हो गया, 2 पी नॉट माइनस पी टी। पी नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर, पी टी क्या है, टोटल प्रेशर है। तो अब इस फार्मूले में पुट कर दो, K इज इक्वल टू 2.303 बाय टाइम लॉगरिथम ऑफ ए नॉट बाय ए। इस फार्मूले में पुट कर दो भाई। अब ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फार्मूला मैंने आपको करवाया है जी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब ए नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी नॉट लिखूंगा, मतलब ए नॉट की जगह मैं ना शुरू का प्रेशर लिखूंगा, और ये ए का प्रेशर है कुछ समय के बाद, यानी कि फिर ये लिखूंगा पी नॉट माइनस पी, और पी नॉट माइनस पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ही ली है, इतनी आई है, तो मैं इसकी जगह वैल्यू लिखूंगा अब K इज इक्वल टू 2.303 बाय टाइम। देखो इस A की जगह मैं क्या लिखूँ, ए नोट की जगह मैं लिखूँगा पी नोट लिखूँगा। ए नोट शुरू की अमाउंट थी, तो यहाँ मैं शुरू का प्रेशर लिखूँगा। ए का प्रेशर कुछ समय के बाद कितना होगा, वो तो इतना आया, कितना 2 पी नोट माइनस पी टी। ये आपके पास फार्मूला आ जाता है बेटा, दिस इज द फार्मूला। ये हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया, शुरू की कंसंट्रेशन की जगह शुरू का प्रेशर, ए का प्रेशर कुछ समय के बाद कितना बच गया, पी नोट माइनस पी था, ये निकाला तो है मैंने यहाँ पी नोट माइनस पी, और पी मैंने यहाँ से निकाला था चेंज इन द प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, पी टी माइनस पी नोट। तो पी की वैल्यू पुट कर दी मैंने पी टी माइनस पी नोट, 2 पी नोट माइनस पी टी, तो इसकी जगह मैंने 2 पी नोट माइनस पी टी। तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, तो मैंने एक फार्मूला बना लिया जिसमें रेट कांस्टेंट है, किसी टाइम पे इतना प्रेशर हो गया, ये पी नोट क्या है, शुरू का प्रेशर है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ये गैस है सल्फ्राइल क्लोराइड SO2Cl2, गैस इस फॉर्म में है, और जैसे ये SO2 गैस प्लस Cl2 गैस बनी। अब आपको क्या है कि इस फार्मूले को यूज़ करके आगे न्यूमेरिकल में कराऊंगा इसके 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ पी नोट 2 पी नोट माइनस पी टी। ये जो फार्मूला है आपको बताया है 2 पी नोट माइनस पी टी। इस फार्मूले को यूज़ करके आप बहुत सारे न्यूमेरिकल गैसेस फेज में सोल्व कर सकते हो। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। तो अब तक हम पढ़ के आ चुके हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ चुके हैं। किसके लिए, एक तो जीरो ऑर्डर के लिए एक पढ़ा हमने, और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑर्डर में मोलर कंसंट्रेशन अलग डिस्कस किया है सॉल्यूशन में जब रिएक्शन, और गैसियस फेज में अलग हमने डिस्कस किया है।